आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डी प्लस बी टीजीटी मैथ मेल शिफ्ट सेकंड के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, एन अल्टरनेटिंग सीरीज विल कन्वर्ज इफ द टर्म ए एन कन्वर्ज टू डैश मोनोटोनिकली। ऑप्शन है 0, 1, इन्फिनिटी, -1। तो हमें इसमें देखना है क्या आएगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक लेबनिज टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करती है। मैं एक बार लिख देता हूँ, लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई अल्टरनेटिंग सीरीज जैसे कि a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस एन सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n an प्लस एन सो ऑन, इस तरीके की कोई भी सीरीज है वो कन्वर्ज करती है अगर उसकी ये दो कंडीशन हो। फर्स्ट कंडीशन इसमें कि an+1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए an से, फॉर ऑल n। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में वही कंडीशन है। एक तो ये कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग सीरीज विल कन्वर्ज इफ द an कन्वर्ज टू, देखो यहाँ पर an कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, यानी कि अगर an कन्वर्ज 0 पर कर जाए मोनोटोनिकली यहाँ से मोनोटोनिकली आपको नज़र आ रहा है, यानी कि वो जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग होती चली जाए, यानी कि हर टर्म अपनी पिछली टर्म से लेस देन हो, तब वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्ज करती है। तो इसमें जो an है अगर वो कन्वर्ज करे 0 पे तो इसका आंसर 0 है। अगर an 0 पर कन्वर्ज कर जाता है तो जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगी। अगर an ही 0 पर कन्वर्ज ना करे तो अल्टरनेटिंग सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती। ये लेबनिज टेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लेट x बिलोंग टू R बी नॉन नेगेटिव, देन x हैज़ अ यूनिक नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, डिनोट रूट x। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि x हैज़ ए नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, यानी कि जो x है, यानी कि ये जो रूट है इसका ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव। और इसका जो इस तरीके से डिनोट होता है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सेटिस्फाई है। देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बाकी हम औरों को भी देख लेते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हर हमेशा हो, और ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका आंसर ये है। ये बिल्कुल देखने सही करने वाला क्वेश्चन है, देखते ही अपना आप दिमाग में आ जाएगा इसका आंसर ये है। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपका ये आंसर आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इनकॉर्पोरेट बोथ द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन टी एंड कैरिंग कैपेसिटी। हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कि जो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन और कैरिंग कैपेसिटी दोनों को शामिल करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, यानी हमें एक वो डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जिसमें आपकी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन भी हो और कैरिंग कैपेसिटी भी हो। तो मैं थोड़ा आपको इसको समझा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली में ये थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन को समझते हैं। थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ एक बार, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन वो मिनिमम पॉपुलेशन होती है जो किसी स्पेसीज को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती है किसी हैबिटेट में, यानी जिस जगह पे वो सरवाइव कर रहे हैं उसमें उसकी मिनिमम पॉपुलेशन क्या चाहिए जिससे कि वो सरवाइव कर सके, उसको थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन is the minimum population
that is necessary for a species to survive in a habitat. किसी हैबिटेट में, यानी किसी जगह पे, किसी हैबिटेट में वो मिनिमम पॉपुलेशन जो किसी स्पेसीज के लिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है वो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन कहलाती है। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dV/dt इजकल टू -RP1-P/T। यहाँ पर जो P होती है पॉपुलेशन साइज होती है और R यहाँ पर ग्रोथ रेट होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और जो यहाँ पर T होती है वो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन है। ये है सिर्फ थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं एक बार आपको कैरिंग कैपेसिटी और बता देता हूँ कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, उसके बाद हम इनकी जो कंबाइन जो इक्वेशन है उसको करते हैं। तो अब आपको एक बार कैरिंग कैपेसिटी और बता देता हूँ। कैरिंग कैपेसिटी किसी स्पेसी का जो एवरेज पॉपुलेशन साइज होता है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में वो कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। स्पेसीज लिख देता हूँ, स्पेसीज एवरेज पॉपुलेशन साइज इन अ particular habitat is called carrying capacity. इसको डिनोट करने की जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है dP/dt इजकल टू RP1-P/K। अब यहाँ पर P वही पॉपुलेशन साइज होता है, R ग्रोथ रेट होती है, और यहाँ पर जो K है वो है कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जो K क्या होता है? K होती है कैरिंग कैपेसिटी। अब हम इनकी जो इनकॉर्पोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको समझ लेते हैं वो क्या होती है। यानी ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है और ये हमारी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन की इक्वेशन है। अब हम इन दोनों की जो इनकॉर्पोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन एंड कैरिंग कैपेसिटी, हम इसको समझ लेते हैं एक बार। डिफरेंशियल इक्वेशन that incorporates both threshold population and carrying capacity dP/dt is equal to -RP1-P/T into 1-P/K। ये होती है इनकॉर्पोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है dP/dt is equal to RP/1-P/T 1-P/K, यानी दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। प्लस माइनस साइन अगर हम माइनस लें तो भी सही है और ना भी लें तो भी सही है, या अगर हम माइनस में इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये P/K -1 हो जाएगा तो भी सही है, और इस तरीके से लिखेंगे तो भी ये सही है। दोनों तरीके से ही सही होती है। यानी ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग को, कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगेगा, नहीं हो रही है इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा ये लगेगा, प्लस साइन लगेगा। यानी जो यहाँ माइनस है वो डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करती है।
आंसर एक बार देख लेते हैं। आंसर में यहाँ माइनस नहीं है, तो कोई वैसे होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो भी ये यहाँ यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शनों में देखें, ये वाला ऑप्शन है जो इसमें पी नहीं है, ये 0, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये प्लस साइन है, प्लस नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर आर पी भी नहीं, तो ये आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। इफ़ वी हैव अ सीक्वेंस yn n infinity is equal to 1, it means for the sequence to have a limit as n tend to infinity, it can be written as। इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, यानी ये हमें दिया हुआ है yn n infinity is equal to 1, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब होता है कि हमारा जो yn है वो कन्वर्ज कर रहा है 1 पर एज n टेंड टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है yn टेंड टू 1 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। बाकी और yn टेंड टू n एज n टेंड टू 0 ये गलत है, y1 टेंड टू n ये भी गलत है और ये भी बिल्कुल गलत है, तो ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये लिखने के रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। इफ द लिमिट ऑफ समान इज अनडिफाइंड और नॉन जीरो एज सीरीज मस्ट, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देखो इसका आंसर डाइवर्ज होगा। रिमेन कांस्टेंट ये भी नहीं, सही नहीं है। फर्स्ट डाइवर्ज देन कन्वर्ज ये भी बिल्कुल गलत, क्योंकि एक बार अगर कोई डाइवर्ज होगी तो वो कन्वर्ज नहीं हो सकती, और कन्वर्ज भी गलत है। क्योंकि देखो आपको मैं समझाता हूँ, समान का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एन सोन प्लस an प्लस एन सोन, इसमें जो भी इसकी टर्म है a1 a2 a3 ये सारे के सारे इसके समान कहलाते हैं, an भी। तो इसमें कह रहा है कि जो इसका इफ़ द लिमिट ऑफ समान इज अनडिफाइंड, कि लिमिट किसी समान की अनडिफाइंड है और नॉन जीरो, और वो नॉन जीरो है, तो वो जो सीरीज है वो क्या होगी, यानी कि जैसे मानो हम an को ले लें, इसका मतलब an नॉट डिफाइंड है, यानी an टेंड टू इन्फिनिटी है। अगर an टेंड टू इन्फिनिटी है तो जो पूरी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी, तो इसका जो आंसर है वो डाइवर्जेंस होगा। यहाँ समान का मतलब होता है जो इसकी अलग अलग टर्म होती हैं, इन्हीं को कहते हैं। अगर इनमें से एक भी अनडिफाइंड हो जाती है, जो एक भी टर्म है, तो जो सीरीज होगी वो डाइवर्ज करेगी, इसका मतलब ये है। तो इसका आंसर हमारा डाइवर्ज आ जाएगा। कन्वर्ज कब करती है सीरीज, जब उसका उस सीरीज के एन टर्म का जो सम है, जिसे SN कहते हैं, अगर वो कन्वर्ज कर जाता है किसी फाइनाइट लिमिट पर, तो जो पूरी सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगी उसी फाइनाइट लिमिट पर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द गोल्डन रेशो इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन रेशो इज, किन में से गोल्डन रेशो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ गोल्डन रेशो क्या होती है। मान लो हमारे पास 2 नंबर A और B हैं, वो 2 नंबर A और B कब गोल्डन रेशो में कहलाएंगे, अगर उन दोनों का रेशो यानी A रेशो B बराबर हो जाता है उन दोनों के सम का, उनमें से जो बड़ी टर्म है, सपोज करो बड़ी टर्म हमारी A है, यानी A/B इज इक्वल टू अगर A प्लस B/A हो जाता है, कंडीशन क्या है कि उन दोनों का जो सम है वो उनमें से जो बड़ी टर्म है, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट A ग्रेटर देन B, तो जो A/B है वो A प्लस B/A के बराबर हो जाए, तब वो किस में कहलाते हैं, वो जो टर्म है वो गोल्डन रेशो में कहलाती हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो A/B इज इक्वल टू A/A प्लस B/A, तो यहाँ पर हमारा ये कैंसल आउट हो गया। A/B इज इक्वल टू 1 प्लस, इसे 1/A/B लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर A/B को हम जो गोल्डन रेशो कहलाता है, उस गोल्डन रेशो को अगर हम 5 से डिनोट करें तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/5 हो जाता है। तो इसको अगर हम 1 को इधर ले आएँ
तो 5 - 1 = 1/5। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर 5 किसके बराबर है, A/B के, यानी जो गोल्डन रेशो उसके बराबर है। तो इसकी इक्वेशन हमारी ये क्या होगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गोल्डन रेशो में होती हैं दो टर्म, अगर उनका रेशो उनके सम का रेशो बड़ी टर्म के साथ के बराबर हो जाए तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² - 8dy/dx + 15y = 0। तो देखो इसको सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं, ये क्या है, d²y/dx² - 8dy/dx + 15y = 0। तो सबसे पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बनेगा d² - 8d + 15y = 0। यहाँ पर d होता है d/dx के बराबर, d² होता है d²/dx² के बराबर। तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी निकलती है, जो d वाला फंक्शन है इसे = 0 रख दो, यानी d² - 8d + 15 = 0। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, d² - 3d - 5d + 15 = 0। इसमें से हम d कॉमन ले लेंगे तो d - 3 बचेगा, -5 कॉमन ले लेंगे d - 3 बचेगा = 0। एक बार d - 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में d - 5 बचेगा अगले ब्रैकेट में। एक बार d - 3 को = 0 रख दो तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार d - 5 को = 0 रख दो, d की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमारे पास ये d की दो वैल्यू आ गई हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जिसे हम CF बोलते हैं वो बनेगा C1e⁻, जो d की वैल्यू आई है, यानी 3 आई तो 3x + C2e⁵x। ये दो हमारी वैल्यू रखने के बाद ये हमारा CF आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल है, इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल टू पे 0 है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो बनेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारा बनेगा y = जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आ जाएगा C1e⁻3x + C2e⁵x। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल और होता तो उसको हम दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालते, तब सॉल्यूशन बनता y = CF + PI। अब यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। बर्नौली इक्वेशन हैज़ द फॉर्म, हमें बतानी है बर्नौली इक्वेशन की कौन सी फॉर्म होती है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, जो हमने ग्रेजुएशन में जो बर्नौली इक्वेशन को पढ़ा है, बर्नौली इक्वेशन वो हमने पढ़ी है dy/dx + py = qy⁴n। ये हमने पढ़ी है ये फॉर्म। इसको हम दूसरे तरीके से, अगर हम मान लो यहाँ पर p और q हमारे t के फंक्शन है, तो उस केस में ये बन जाएगी dy/dt + pty = qty⁴n। यहाँ ब्रैकेट में t लगाने से ये क्लियर हो जाता है कि जो p और q हैं हमारे t के फंक्शन है। अगर हम इसे dy/dt को यहीं पर रखते हैं और इस pt को हम राइट हैंड की तरफ भेज देते हैं, ये -pty हो जाएगा और +qty⁴n हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -pt को at से रिप्रेजेंट करूँ, dy/dt = ये at, यानी t का ही फंक्शन है aty, और इसको मैं bt लिख देता हूँ तो bty⁴n। तो ये हमारी बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। तो हम बर्नौली इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी को अगर देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए ऑप्शन बी भी बन सकता है, लेकिन
जो हम अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो ऑप्शन बी में एक तो ए पीछे है और ये हमारा माइनस है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन नहीं लिया गया है, आंसर इसको माना गया है। यहाँ पर प्रायोरिटी ऑप्शन डी को दी गई है, तो ये हमारे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पर। देखो, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर है और वो कंटिन्यूस है तो वो डाइवर्जेंस नहीं हो सकता। वो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया रख सकता है, हाँ हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी किसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूस ना हो तो वो पॉइंट वाइज कंटिन्यूस होता है, पॉइंट वाइज कंटिन्यूस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो सकता है अगर वो पूरे ही इंटरवल पर हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो ये कंडीशन है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ये कंडीशन नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है किसी कंटिन्यूस फंक्शन की ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, तो वो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। बाकी ये तीनों करेक्ट आंसर हैं, ये ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ नॉट ही बताना था कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट है। देखो कोई अगर फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तब हम लिमिट लगाते हैं उसमें। जैसे मान लो कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है और वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रही है तो हम उसमें लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अगर 0 हो जाता है तो वो कन्वर्ज कर जाती है। इस तरीके से यानी लिमिट का जो कंसेप्ट है वो मोनोटोनिसिटी में तो यूज होता है, लेकिन क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी इनमें इसका यूज नहीं होता है, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। मोनोटोनिसिटी आपको पता होता है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, या कोई सीक्वेंस होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वहाँ हम लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, बाकी ये तीन प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती हैं। इस वीडियो में हमने DET TGT मैथ्स मेल सेकंड शिफ्ट 2021 के 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।